तो सबसे पहले हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन की डिफिनेशन लिख दी। परफेक्ट कंपटीशन इज द मार्केट स्ट्रक्चर where the degree of power to influence the prevailed price in market is zero. This is on account of existence of large number of buyers and sellers in the market. मतलब पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार संरचना है जिसमें बाजार में प्रचलित कीमतों को प्रभावित करने की क्षमता शून्य होती है, क्योंकि क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक है, ये हमने परफेक्ट कंपटीशन की डिफिनेशन याद कर लिए और ये सबसे बेस्ट डिफिनेशन है परफेक्ट कंपटीशन की, और आप आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन की एजप्शंस, मतलब परफेक्ट कंपटीशन की मान्यताएं, कि ये मार्केट स्ट्रक्चर किन मान्यताओं पर आधारित है। मान्यताएं कह दें या फिर परफेक्ट कंपटीशन की विशेषताएं कह दें। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन की विशेषताएं स्क्रीन पर विजिबल है ना सभी को? ओके, हाँ, तो सबसे पहले जो परफेक्ट कंपटीशन की वो मान्यताएं हैं वो क्या होगी, जल्दी बताओ। मुल्तानुद्दीन जी आप बताइए सबसे। हाँ, क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। ये तो एकदम क्लियर अंडरस्टूड है कि जो वस्तु को खरीदने वाले जो क्रेता होते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है और जो विक्रेता होते हैं उसकी संख्या बहुत अधिक होती है। इसी कारण से बाजार में एक समान कीमतें चल रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी जो इसकी, हाँ, उसके बाद जो दूसरी जो उसकी मान्यता है या विशेषता है वो है समरूप वस्तुएं। समरूप वस्तुएं, होमोजीनियस प्रोडक्ट। और होमोजीनियस प्रोडक्ट की हमने उस दिन आप लोगों को मीनिंग भी क्लियर की थी। व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस प्रोडक्ट? क्या होता है होमोजीनियस का मतलब? वेरी गुड। हाँ, उसका मतलब जो भी वस्तुएं समरूप होने का मतलब ये हो गया कि उस जो वस्तु है, जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है, उसका, है ना, वस्तु का आकार, ठीक है, वस्तु का स्वाद, फिर वस्तु का कलर मतलब रंग, रूप, और वजन मतलब वेट ना, और जो उसके एट्रीब्यूट्स है, मतलब उसकी जो क्वालिटी है, गुण है, वो आदि क्या होना चाहिए, सब समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब द गुड्स शुड बी ऑफ सेम वेट, सेम साइज, सेम कलर, सेम वेट एंड सेम क्वालिटी। ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं को हम होमोजीनियस प्रोडक्ट कहते हैं और ये होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है वहां परफेक्ट कंपटीशन में होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए। नो, तीसरी विशेषता हमारे सामने आएगी, आप कौन बताएगा? परफेक्ट नॉलेज, वेरी गुड, मतलब पूर्ण नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज, वेरी गुड, जिसको हम लोग पूर्ण ज्ञान कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, कोई जरा बताए, व्हाट डू यू मीन बाय द परफेक्ट नॉलेज? हम्म हम्म हाँ, मतलब एक तरीके की मीनिंग यही है कि जो बायर्स, मेन तो ये जो परफेक्ट जो नॉलेज है वो दोनों बायर्स एंड सेलर्स दोनों के लिए है। ठीक है, बायर्स को परफेक्ट नॉलेज क्या क्या होनी चाहिए? बायर्स को परफेक्ट नॉलेज इसके पास ये है
कि जो प्रोडक्ट जो है वो जो खरीदना चाहता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट ए बायर जो खरीदना चाहता है वो किस किस मार्केट में मिल रहा है, मतलब कौन कौन सी मार्केट है जहां ये प्रोडक्ट मिल रहा है। दूसरा, किस किन किन प्राइसेस पर भी मिल रहा है ये चीज, और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, ठीक है, और सारी मतलब ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, उसके पास सारी जानकारी उसके पास है, मार्केट के बारे में, प्राइस के बारे में, क्वालिटी के बारे में, कहाँ कहाँ क्या चीजें किस किस रेट में मिल रही है, तो ये पूरी जानकारी उसके पास, बायर्स के पास है, ठीक है। और दूसरा, जो सेलर्स है उसके पास जानकारी क्या है परफेक्ट नॉलेज की, कि जो प्रोडक्ट ए जो है वो मार्केट में कौन कौन बेच रहा है, मार्केट में जो बेच रहा है वो किस किस प्राइसेस पे बेच रहा है, और उसकी क्वालिटी क्या है, ये सारी जानकारी सेलर्स के पास भी होती है, ठीक है। तो ये दोनों साइड से परफेक्ट नॉलेज हो जाता है। गॉट इट नाउ। अब इसको अब एक्सप्लेन करके आप लोग लिख लेंगे ना, कि मतलब परफेक्ट नॉलेज में बायर्स और सेलर के पास पूरी जानकारी होती है कि कोई वस्तु वो किस बाजार में किस कीमत पर किस क्वालिटी की है, वो बिक रही है, कहाँ बिक रही है, ये सारी जानकारी इसके पास होती है। उसके बाद फोर्थ एजप्शन है, फोर्थ विशेषता है, वो कौन बताएगा? बेटे परफेक्ट कंपटीशन में एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट का एडवर्टाइजमेंट जीरो होता है, इसके इसमें एडवर्टाइजमेंट होता ही नहीं है। हाँ, फिर इसके बाद जो है फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एजप्शंस विशेषता इसकी है। दो तीन विशेषताएं इसकी ऐसी है जो आपको मतलब याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये ऐसी मान्यता है, ये ऐसी विशेषताएं हैं कि जैसे एक एक पहला चीज क्या हो गया आपका, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स पहला हो गया, दूसरा होमोजेनियस प्रोडक्ट, और तीसरा ये फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट, ठीक है। ये सब इसकी विशेषता ऐसी हैं जो आपको मतलब परफेक्ट कंपटीशन दिमाग में आते ही इन विशेषताओं का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बेसिस पे ही आप जो अदर्स जो मार्केट हैं उनसे आप इनको डिफरेंस आपका फिर आसानी से तैयार हो जाएगा, आप उनके बीच आसानी से डिफरेंस कर लेंगे कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस पाया जाता होगा, सोच के ही कर लेंगे, आपको मतलब बहुत ज्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि जो सेलर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं या जो फर्म होती हैं, वो उनको लगता है कि मार्केट में जो ए प्रोडक्ट है वो इसकी कीमत बढ़ रही है, तो वो मार्केट में अपना रजिस्ट्रेशन करा के मार्केट में आ जाती हैं और इस प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर देती हैं, बनाने के बाद इस मार्केट में इसको बेचना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं फ्री एंट्री, इनको कोई भी रोकने वाला नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मोनोपोली में एंट्री जो है क्या होती है, क्लोज होती है, बंद होती है, कोई भी दूसरा आ नहीं सकता। क्या आ सकता है, बोलिए? मो, मोनोपोली में कोई भी फर्म एंट्री नहीं कर सकती, क्योंकि एंट्री क्लोज होती है, वहां केवल एक ही सेलर होता है, बस एक ही फर्म होती है। हाँ, फिर इसके बाद जो है, अगर ये फर्म मान लो नहीं, अगर आने की कोशिश भी करेगी, अगर ये आने की कोशिश करेगी तो मोनोपोली फर्म क्या करेगी पता है? वो ये करेगी कि जाहिर सी बात है, कहेगी भाई आओ, अच्छा तुम नए नए हो, अभी तुमको बताते हैं। तो ये करेगी क्या, ये जब मार्केट में जैसे ही मार्केट में एंट्री करेगी तो मोनोपोली फर्म करेगी कि प्राइसेस लोअर कर देगी, बेचो हमसे सस्ते प्राइसेस पे, देखते हैं कैसे बेच लेते हो, है ना। तो उसको इतने कम प्राइसेस पे बेचना शुरू कर देगी कि इस फर्म की कॉस्ट से भी कम पे बेचना शुरू कर देगी, इस फर्म को लगने लगेगा क्या, घाटा, तो फर्म छोड़ के चुपचाप बाहर चली जाएगी, ठीक है। हाँ, तो इसको कहते हैं फ्री एंट्री, ठीक है। फिर इसके बाद एग्जिस्ट का क्या है, मार्केट में जब लगता है कि जो है फर्म को लगता है कि ये प्रोडक्ट पे अब मुझे लॉस हो रहा है, अब मुझे मार्केट छोड़ देना चाहिए,
तो फर्म जो है अपने जो भी इन्वेस्टमेंट करती है उसको निकालती है वापस, सब बेच बाच के, अपनी जमीन जायदाद सारी चीज बेच के पैसा वापस निकालती है, और निकाल के चुपचाप फर्म छोड़, मतलब मार्केट छोड़ के चली जाती है। इसको कहते हैं फ्री एग्जिट। ठीक है। मतलब उसने जो भी इन्वेस्टमेंट किया होता है, जो भी उसने लागत लगाई होती है, तो उसकी जो संक कॉस्ट होती है ना, जो पैसा जो डूब जाता है, उसको जीरो मानते हैं हम लोग। संक कॉस्ट इज जीरो, इसलिए वो उसकी एग्जिट आसानी से हो जाती है। संक कॉस्ट क्या होती है ये बाद में कभी बताएंगे। ठीक है। अब इसके बाद फिफ्थ नंबर है। फिफ्थ नंबर में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, या इसको इसको भी रहने दो, ये भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो होती है। अब इसके बाद जो एक जो इम्पोर्टेंट जो दूसरी चीज है कि परफेक्ट कंपटीशन की विशेषताओं में चार चीजें तो बड़ा इंपॉर्टेंस आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अब यहां पर जो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है, परफेक्ट कंपटीशन में जो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है, संतुलन, इसको नए पेज पे ले आते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाएगा। पांचवी जो इसकी विशेषता है वो है इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन की शर्तें। इक्विलिब्रियम कंडीशन, संतुलन की शर्तें। इसमें क्या है कि पहली चीज, जो प्रोडक्ट को उत्पादन करने में जो उसकी मार्जिनल कॉस्ट आती है, द सीमांत लागत। जैसे हम लोगों ने यूटिलिटी में जब पढ़ा था कि अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। उसी तरीके से अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने से जब लागत जो अतिरिक्त आती है उसको हम लोग सीमांत लागत कहते हैं। ठीक है। वो बराबर होती है मार्जिनल रेवेन्यू के, मतलब सीमांत आय से। मतलब जितनी इकाई उत्पादन करने में जितना लागत लगेगा उतना बेचने से भी उसको वापस मिल जाएगा। फिर इसके बाद जो एवरेज कॉस्ट होती है, औसत लागत, वो बराबर होती है एवरेज रेवेन्यू से। मतलब औसत आय से। ठीक है। ये बराबर होती है। और ऑल ऑल रूप से क्या होता है, जो फाइनली जो कंडीशन जो होती है इक्विलिब्रियम की, वो होती है एम आर इज इक्वल टू एम सी इक्वल टू ए आर इक्वल टू ए सी। ये चारों एक परफेक्ट कंपटीशन में एक ऐसी ये यूनिक कंडीशन है कि परफेक्ट कंपटीशन में ये चारों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर इसलिए होते हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस होता है। ठीक है। होमोजीनियस प्रोडक्ट होने की वजह से ये सारी कंडीशंस क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है। तो यहां तक ये इस कंडीशन को जरूर याद रखिएगा कि परफेक्ट कंपटीशन में जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो क्या है, एम आर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, ये एम सी है मार्जिनल कॉस्ट, ये ए सी है मतलब एवरेज कॉस्ट, और ये ए आर है मतलब एवरेज रेवेन्यू। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इस परफेक्ट कंपटीशन की ये यूनिक कंडीशन है, ध्यान रखे रहना
ये कंडीशन केवल आपको परफेक्ट कंपटीशन में ही मिलेगी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रोडक्ट जो होते हैं वो होमोजेनियस होते हैं। होमोजेनियस प्रोडक्ट होने की वजह से सेम प्राइसेस पे बेचे जाते हैं, और होमोजेनियस प्रोडक्ट होने की वजह से सेम कॉस्ट पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। मतलब चाहे एक अतिरिक्त इकाई प्रोड्यूस करने की जो लागत होती है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर ही होती है। ठीक है। ये 5 जो बेसिक्स आपकी विशेषताएं हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी विशेषताएं हैं। अब यहां पर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, वो पूछ सकता है। तो अब कल किसका कौन सा टॉपिक है, यहाँ से इतना ओवर करते हैं। और कल किसका टॉपिक है?